अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल और आज प्रोग्राम में मैं बात करने वाली हूं पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट टीम्स के दरमियान 3 रोज़ा सीरीज, जिसमें पहले मैच का आगाज़ रावलपिंडी में हुआ है और क्या ही आगाज़ हुआ है, क्या कमाल आगाज़ हुआ है। देखिए कमाल हमने किया है, ये इंग्लैंड वालों ने किया है। 5 रोज़ा टेस्ट मैच के पहले ही दिन इंग्लिश टीम ने तारीख रकम कर दी है और सिडनी में बनने वाला 112 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इंग्लैंड ने आज 506 रन बनाए हैं, जो कि टेस्ट मैच के पहले दिन बनने वाले सबसे ज़्यादा रन हैं। इससे पहले नाज़रीन ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पास था, जिसने 1910 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 494 रन स्कोर किए थे। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के 4 बैट्समैन सेंचुरियां बनाने में भी कामयाब रहे हैं। 17 साल बाद इंग्लिश टीम के पाकिस्तान में टेस्ट, पूरी दुनिया के अंदर फीफा का जो क्रेज है वो उरूज पर है। फीफा वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं नाज़रीन, जिसकी लास्ट 16 टीम्स में जगह बनाने की दौड़ जो है वो जारी है। ग्रुप एफ की आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें 2 मुकाबले हुए। उन मुकाबलों के बाद मराकश और क्रोएशिया की टीमें नॉकआउट मरहले में जगह बनाने में कामयाब हो चुकी हैं। नाज़रीन, अल समामा स्टेडियम है, उसके मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ होने वाले मैचेस में मराकश ने कनाडा को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी, जबकि क्रोएशिया और बेल्जियम का मुकाबला 0-0 से बराबर रहा। कोई टीम कोई गोल नहीं कर सकी। ये मैच ड्रॉ होने पर दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिला और इसके बाद पॉइंट्स टेबल पर क्रोएशिया की पोजीशन बेहतर होने पर वो अगले राउंड में पहुंच गई है, जबकि फीफा आलमी रैंकिंग में दूसरे नंबर पर मौजूद बेल्जियम की टीम इवेंट से बाहर हो गई है। आज का दिन फीफा वर्ल्ड कप में एक और हवाले से भी तारीख रकम कर रहा है, क्योंकि नाज़रीन फुटबॉल की 88 साल तारीख में पहली बार 3 ख्वातीन रेफरी इस मैच को सुपरवाइज करेंगी। अब से कुछ देर बाद जर्मनी और कोस्टारिका के दरमियान होने वाले मैच में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। कतर में होने वाले आज के दिलचस्प मुकाबलों पर पहले एक पैकेज देखिए और मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे फीफा के हवाले से मजीद बात भी करेंगे। बेहतरीन खेल फुटबॉल आलमी कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। ग्रुप एफ में मराकश ने कनाडा को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। मराकश की टीम ने चौथे और 23वें मिनट में गोल करके मैच में 2-0 की बढ़तरी हासिल की। कनाडा के नाइफ अकवर्ड ने 40 मिनट में गोल करके क्रोएशिया की बढ़तरी को 2-1 कर दिया। दूसरे हाफ में कोई भी टीम गोल न कर सकी। इस तरह मराकश की टीम कनाडा को शिकस्त देने के बाद ग्रुप में टॉप पोजीशन पर आ गई। इसी ग्रुप में क्रोएशिया और बेल्जियम की टीमें अहमद बिन अली स्टेडियम में मद्दे मुकाबला आईं। दोनों टीमें मुकर्ररा वक्त में कोई गोल ना कर सकीं। क्रोएशिया की टीम ने प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में जगह बना ली, लेकिन फीफा की आलमी रैंकिंग में दूसरे नंबर पर मौजूद बेल्जियम की टीम इवेंट से बाहर हो गई। ग्रुप सी से अर्जेंटीना और पोलैंड ने नॉकआउट मरहले तक रसाई हासिल कर ली है। फीफा शेड्यूल के मुताबिक तीसरे मैच में जापान और स्पेन, जबकि चौथे में जर्मनी और कोस्टारिका की टीमें मैदान में उतरेंगी। बिल्कुल जी, फीफा की बात हो रही है तो मौजूद है हमारे साथ मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। उनसे कुछ पता कर लेते हैं कि ये जो इतने बड़े बड़े अपसेट हो रहे हैं इस वक्त फीफा के अंदर, इन पर उनकी क्या राय है। मिर्ज़ा साहब, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? चलें, अब क्रिकेट में तो बात कर ली हमने, कुछ फीफा का हमें बता दीजिएगा। यहाँ भी बड़े अपसेट्स हो रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान के साथ क्रिकेट में नहीं हो रही। बिल्कुल आप सही कह रही हैं असमा। इस वक्त जो जर्मनी का मैच हो रहा है, जर्मन टीम को भी अब बड़ी स्ट्रगल करना पड़ रही है। 4 मरतबा की वर्ल्ड चैंपियन है जर्मन फुटबॉल टीम। क्या वो क्वार्टर फाइनल नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई करेगी या नहीं करेगी? और बेल्जियम का अपने पैकेज में दिखाया। बेल्जियम ने जो आखिरी वर्ल्ड कप हुआ था 2018 का रूस में, उसमें उसने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था और वर्ल्ड रैंकिंग की नंबर 2 टीम थी, लेकिन वो बाहर हो गई। तो कुछ अपसेट्स देखने को मिले, लेकिन ज्यादातर टीमें जिनसे तवक्कुआत थी कि वो क्वार्टर फाइनल मरहले के लिए, प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी, वो कर गई हैं। अर्जेंटाइन क्वालिफाई कर गई है। उसके अलावा अगर आप देखें
तो दीगर टीमों का भी अगर आप जायजा लें तो बेशतर टॉप की टीमें, इंग्लैंड भी क्वालिफाई कर गया है, मराकश तो 1986 के बाद अब जो है वो सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई किया है, तो अच्छी परफॉर्मेंस है। लेकिन जो क्वार्टर फाइनल मरहला नॉकआउट शुरू होगा ना, 16 जो टीमें फाइनल होंगी, उनमें फिर बड़े दिलचस्प मुकाबले हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब आपके वक्त के लिए, आपके तज्ज़िये के लिए। क्रिकेट पर तो आपकी गहरी नज़र है ही, उस हवाले से तो हमने बात की, लेकिन हमने आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाया, फीफा पर भी आपसे डिस्कशन हो गई। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए, प्रोग्राम में मौजूद रहने के लिए। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार हैं, पाकिस्तान में एक बड़े नामवर तज्ज़ियाकार समझे जाते हैं। खेल के मैदान से जब हमें बात करनी होती है किसी भी खेल के हवाले से, आज हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनका तज्ज़िया सुना। अच्छा जी, आज एक और बात हमें प्रोग्राम में आपसे डिस्कस करनी है, जो उमूमन हमारे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ घरों में, मुख्तलिफ फैमिलीज़ में, इवन दोस्तों के अंदर उस तरह से डिस्कस नहीं की जाती है जिस तरह से इसको डिस्कस किया जाना चाहिए। यही वजह है कि इस दिन की अहमियत, एक बीमारी है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उससे आगाही के लिए दुनिया भर में दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज भी एड्स से आगाही का दिन मनाया गया। जी हाँ, हमें एड्स की बात करनी है। नाज़रीन, दुनिया भर में HIV को कम करने के लिए भरपूर काम किया गया है। 2010 के मुकाबले में इस वक्त केसेस में काफ़ी कमी आ चुकी है। एड्स से मुतालिका बीमारियों से होने वाली अमवात में भी गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में कमी देखी जा रही है। लेकिन नाज़रीन, जहाँ दुनिया भर में केसेस कम हो रहे हैं, वहीं हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए तशवीशनाक बात यह है कि इस मरज़ में पाकिस्तान में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और माहिरीन ने इस पर तशवीश का इजहार कर दिया है। वज़ारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन ने आलमी एड्स डे के मौके पर वर्ल्ड एड्स डे रिपोर्ट 2022 जारी की है। इस मौके पर वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त 2,40,000 एड्स के मरीज़ हैं, जिसके तेज़ी से फैलने की वजह आगाही की कमी है। यानी वही मसला जिसके शुरू में मैंने जिक्र किया कि हम इस पर बात ही नहीं करते हैं। इस मरज़ में कमी के लिए किन इक़दाम की ज़रूरत है, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं, और एक इंसान कैसे खुद को एड्स से महफूज रख सकता है, ये सारी चीज़ें हमने समझने की कोशिश की है, आपसे शेयर करने की कोशिश की है इस रिपोर्ट के अंदर। ये रिपोर्ट आप देखिए, फिर हमारे साथ माहिर सेहत मौजूद होंगी, डॉक्टर साहिबा, उनसे भी इस बारे में मज़ीद मालूमात लेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में HIV से बचाव और आगाही का दिन मनाया गया। दुनिया भर में एड्स के केसेस में एक दहाई पहले के मुकाबले में कमी देखी जा रही है, जो कि इस बीमारी के खात्मे के लिए एक दुरुस्त सम्त में कदम है। गुज़िश्ता बरस दुनिया भर में HIV के तकरीबन 15 लाख नए केसेस सामने आए थे, जबकि 2010 में ये तादाद 25 लाख रिकॉर्ड की गई थी। एक तरफ जहां पूरी दुनिया में केसेस में कमी देखी जा रही है, तो वहीं पाकिस्तान में 2010 के बाद से अब तक नए आने वाले केसेस में 84% इजाफा हुआ है। वज़ारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन ने आलमी एड्स डे के मौके पर वर्ल्ड एड्स डे रिपोर्ट 2022 का इजरा भी किया है। इस मौके पर वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि इस बीमारी के फैलने की वजह मर्ज से आगाही न होना है। उन्होंने कहा कि कौमी सतह पर एड्स की रोकथाम की हिकमत अमलियों पर नजरसानी करने जा रहे हैं। सरकारी आदादोशुमार पर मबनी एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक मुल्क भर में लगभग 2,40,000 HIV के केसेस हैं, जिनमें 54,000 मरीज ट्रीटमेंट सेंटर्स तक पहुंच चुके हैं, जबकि 33,000 बाकायदगी से अद्वियात ले रहे हैं। पाकिस्तान में एड्स के मर्ज की मुंतकली मंशियात के आदी अफराद के जरिए ही हो रही है। इसके अलावा इस्तेमाल शुदा सिरिंज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और नशावर मवाद की आसानी से फराहमी भी HIV के फैलाव का जरिया बनी है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि HIV की बीमारी पर काबू पाने के लिए सबसे पहले अपना रवैया तब्दील करना होगा, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा स्क्रीनिंग करना होगी और HIV को एक मर्ज तस्लीम करना पड़ेगा, क्योंकि इसी तरह इस पर काबू पाया जा सकता है। एड्स के फैलाव में कमी के लिए हुकूमत पाकिस्तान भरपूर कोशिशें कर रही है। रवां साल हुकूमत पाकिस्तान ने न सिर्फ बीमारी के हवाले से रद्द अमल को मजबूत बनाने से मुतल्लिक चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए अपनी हिमायत का इआदा किया है, बल्कि 2030 तक एड्स को खत्म करने के पायदार तरक्की के हदफ को हासिल करने के लिए भी आगे बढ़ रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने एड्स, TB और मलेरिया से निमटने के लिए 2000 मिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। ये HIV इन्फेक्शन खात्मे के लिए हुकूमती अज़्म को जाहिर करता है।
बिल्कुल जी, 2000 मिलियन पाकिस्तानी रुपए जो हैं वो पाकिस्तान से एड्स के ख़ात्मे के लिए मुख्तस किए गए हैं। जो वक्त मुकर्रर किया गया है, डिसाइड हुआ है कि जो उसमें हमें ज़्यादा काविशें करनी हैं और हमें 2030 तक इस मरज़ से छुटकारा पाना है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन इन सब एफ़र्ट्स के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एड्स का मरज़ जो है वो बुरी तरह से फैलता जा रहा है, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद शहर के अंदर, पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर। वजूहात क्या हैं, तदारुक क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर नसीम अख्तर साहिबा मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं पिम्स के अंदर, और ये देखती हैं जो मुतादिद बीमारियों और HIV सेंटर को पिम्स अस्पताल के अंदर जो शोबा कायम किया गया है। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आप मेरे प्रोग्राम के लिए, मेरे शो के लिए वक्त निकाल रही हैं। डॉक्टर साहिबा, ये 2030 तक ख़त्म करने के लिए हुकूमत कोशिशें कर रही है, लेकिन मसला जो असल में हमें दिखाई देता है, एज ए जर्नलिस्ट भी अगर मैं बात करूं, तो हम तो इस बीमारी को बीमारी ही नहीं समझते हैं, हम तो इसको बीमारियों की तरह डिस्कस ही नहीं करते हैं, हम तो इस पर बात करते हुए शर्म महसूस करते हैं। और अगर खुदा न खास्ता कोई इस बीमारी में मुब्तला हो जाता है, चाहे उस बेचारे का उन चीज़ों से कोई लेना देना ही ना हो जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि बीमारी सबसे ज़्यादा फैलती है, चाहे वो किसी सिरिंज के ज़रिए फैला हो, किसी और तरीके से किसी अस्पताल में जाने की वजह से उस तक ये चीज़ आई हो, तो हम तो इसको बायसे शर्म चीज़ समझते हैं। आपके पास जो रिपोर्ट्स आई हैं मैम, आप तो हेड कर रही हैं इस डिपार्टमेंट को, क्या बता रही हैं पाकिस्तान में कितना फैलाव बढ़ चुका है इसका? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वर्ल्ड एड्स डे के हवाले से बहुत ज़रूरी ये एक कदम उठाया है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये बात जानना बड़ा ज़रूरी है कि HIV की बीमारी फैलती किस तरह से है और ये बीमारी होती क्या है बेसिकली। ये मैं बताती चलूँ कि पाकिस्तान को अभी तक जो है वो एक लो प्रेवलेंस कंट्री कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो HIV की एपिडेमिक है वो एक कॉन्सेंट्रेटेड एपिडेमिक है, यानी कि ये उन ख़ास किस्म के लोगों के अंदर ये बीमारी पाई जाती है जिनमें कोई रिस्की बिहेवियर मौजूद हैं। तो देखा जाए तो अभी भी मेजॉरिटी हमारे जो लोग जो HIV पॉजिटिव आ रहे हैं वो इस कॉन्सेंट्रेटेड एपिडेमिक का हिस्सा ही हैं, और लकीली या फॉर्चुनेटली अभी जनरल पब्लिक में इसकी प्रेवलेंस इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये बात अलार्मिंग है कि हमारे अवाम के अंदर HIV की पॉजिटिव लोगों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। और उसमें यंगस्टर्स ज़्यादा हैं मैम? जी, उसमें यंगस्टर्स ज़्यादा हैं, नौजवान ज़्यादा हैं इसमें? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे जो आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इसमें जो नौजवान लोग हैं वो ज़्यादा इसमें इंडल्ज हैं, और दूसरे नंबर पर ये है कि जो मेल पॉपुलेशन है उनमें HIV ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, और इसी तरह से छोटे बच्चों की तादाद काफ़ी कम है। वजूहात जैसे आप पूछ रहे थे कि इसकी मेन वजूहात पाकिस्तान के अंदर क्या हैं, तो सबसे जो मेजर हमें ग्रुप नज़र आ रहा है वो इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र्स के अंदर है। जो लोग नशा करते हैं और आपस में जो है वो नीडल शेयरिंग करते हैं, तो उसकी वजह से HIV पॉजिटिव मर्ज जो है वो एक पॉजिटिव बंदे से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाता है। दूसरी जो चीज़ हमने देखी है कि हमारे जो माइग्रेंट्स हैं वो दूसरे कंट्रीज़ में जॉब की तलाश में जाते हैं और अपनी फैमिली से दूर होते हैं, तो उनमें HIV की पॉजिटिविटी की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा है। ये बेसिकली एक सेक्सुअल ट्रांसमिशन है या गैर मुहताज जिनसी रवैया है जिसकी वजह से उनके अंदर HIV की जो पॉजिटिविटी का रेट बढ़ रहा है। तीसरी चीज़ जो हमें देखी है वो यहाँ पे सेक्स वर्कर्स हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं। ये वो लोग हैं जो ऐसे पेशे से मुंसलिक हैं जिसकी बिना पर वो हाई रिस्क ग्रुप में शुमार होते हैं, जहाँ पे बहुत हाई चांस है कि उनके रिस्की बिहेवियर की वजह से उनमें HIV पॉजिटिव आ जाए। फिर इसके बाद हमारे पास वो स्पाउसेस हैं जो HIV पॉजिटिव हस्बैंड्स की वाइफ्स हैं, और फिर बहुत कम तादाद ऐसी है जो कि मुतासरा माँ से बच्चे में HIV की बीमारी जो मुंतकिल हुई है। इसी तरह से एक और बड़ी अहम जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, यानी उसमें अगर एक गैर स्क्रीन शुदा जो खून है, अगर उसमें HIV का वायरस मौजूद है और वो ब्लड किसी को लग जाता है तो HIV होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। बेसिकली अगर आप कैटेगराइज करें तो यही मेजर रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन हैं, और जिसकी वजह से HIV जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है वो मुंतकिल होता चला जाता है। दूसरी जो की थी जी मैम जी कि पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता इसकी शरह क्यों बढ़ती चली जा रही है, स्पेशली जो हमारी नौजवान नस्ल है वो उससे ज़्यादा मुतासिर हो रही है। रिप्रोडक्टिव जो एज ग्रुप है उसके लोग ज़्यादा मुतासिर हैं। मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी जो अहम वजह है वो यहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस है और लैक ऑफ एक्सेस भी कहना चाहिए कि एक तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप में आती है। पॉपुलेशन की तादाद भी आप देखें तो बढ़ती चली जा रही है, हमारी पॉपुलेशन में भी बड़ी तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है,
पॉवर्टी का लेवल बहुत ज़्यादा है, लोग जॉब की तलाश में दूसरे मुल्कों का रुख करते हैं, वो अपनी फैमिली से दूर होते हैं, लो लेवल ऑफ एजुकेशन है, लो लेवल ऑफ अवेयरनेस है, ख़ास तौर पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह से आप देखें कि जो लॉन्ग डिस्टेंस पे जाके लोग काम करते हैं, जैसे ट्रक ड्राइवर्स हैं, वो भी अपनी फैमिली से दूर होते हैं। फिर इसी तरह से जो है वो सेक्स ठीक है, वर्क यानी सेक्स वर्क बहुत सारी वजूहात तो हैं मैम इसकी जो आपने फरमाई, लेकिन पाकिस्तान में आप अभी तक जो गुफ्तगू फरमा रही हैं उसमें गैर मोहतात जिनसी रवैया जो है वो इस बीमारी की एक बहुत बड़ी वजह बन रहा है। अच्छा मैम, एक और चीज़, अगर ये मिसकंसेप्शन है तो इसको दूर कर दीजिएगा, और अगर वाकतन ऐसा है तब भी फरमा दीजिएगा हमारे लिए, हमारे नाज़रीन के लिए। एक चीज़ जो हम बचपन से सुनते आए हैं HIV के हवाले से, वो ये है कि ये बीमारी लाइलाज है। अगर कोई इस मरज़ में मुब्तला हो जाता है तो फिर उसकी मौत जो है वो यकीनी है, उसे किसी दवाई से, किसी ट्रीटमेंट से नहीं बचाया जा सकता है। फिर हमारे जैसे जहनों में ये सवाल उठता है कि अगर नहीं बचाया जा सकता है तो फिर हॉस्पिटल्स के अंदर ये शोबे क्यों बनाए जाते हैं, इसके ऊपर इतना पैसा क्यों खर्च किया जाता है? कुछ आप हमें समझा पाएंगी, बता पाएंगी कि इसकी भी क्या कैंसर की तरह कुछ स्टेजेस हैं कि इस स्टेज पर इसका इलाज हो सकता है, इस स्टेज पर मुमकिन नहीं है, या सिरे से ही अगर किसी कोई बीमारी हो जाती है तो मैम फिर लाइलाज है वो शख्स? जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो एचआईवी की बीमारी है, किसी ज़माने में इसको कहा जाता था कि ये एक लाइलाज मर्ज़ है, और जिस किसी को एचआईवी हो गया है तो बस ये एचआईवी एक मौत है, और एचआईवी होने के बाद इंसान एक नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकता। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग एचआईवी पॉज़िटिव आ जाते हैं तो उसके लिए इलाज मौजूद है, और जो इलाज है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। इसका रेगुलर और बाकायदगी से इस्तेमाल करने से इंसान में जो मुदाफ़ियाती निज़ाम जो डिस्टर्ब हुआ होता है एचआईवी वायरस की वजह से, वो नॉर्मलाइज़ हो जाता है, जो वायरस है वो सप्रेस हो जाता है, और इंसान एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। सो ये कहना कि एक लाइलाज मर्ज़ है और मौत है। महंगा है, सस्ता है? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। पाकिस्तान के अंदर एचआईवी की जो टेस्टिंग है और जो ट्रीटमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम पॉजिटिव लोगों के लिए प्रोवाइड की है डोनर्स की मदद से। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 52 के करीब ART या HIV ट्रीटमेंट सेंटर मौजूद हैं, जो कि मुख्तलिफ सूबों में मौजूद हैं, जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। सिर्फ बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर किसी को ये लगे कि उसका कोई रिस्की बिहेवियर है और उनमें HIV की अलामात आ रही हैं, तो उनको चाहिए कि वो फौरी तौर पर HIV का टेस्ट करवाएं, और क्या जल्द अलामात से मैम जल्द ऐसी HIV लगे? का क्या ऐसे चेंजेस हैं जो एक इंसानी जिस्म के अंदर रूनुमा होते हैं जिससे वो गैस कर सके कि या उसे लगे कि उसको एड्स है? क्योंकि कुछ धब्बों के हवाले से बात की जाती है कि जिस्म के ऊपर शायद कोई लाल निशान जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अगर आप अलामात हमें बता सकें, और फिर उसके बाद मैम अगर आप ये भी फरमा सकें नसीम अख्तर साहिबा कि किस जगह जाया जा सकता है। जैसे अभी हमें मालूम है कि अगर हमें कोविड का टेस्ट कराना है, कोरोना का टेस्ट कराना है, तो हमें इस्लामाबाद में किन किन मराकज़ के अंदर जाना है। पाकिस्तान में एड्स का अगर किसी को शुबा है, आप जो अलामात बताती हैं अगर किसी में पाई जाती है, जो इस वक्त लोग हमें सुन रहे हैं खुदा न खास्ता, और वो अपना टेस्ट करवाने के लिए जाना चाहें इस्लामाबाद के अलावा पूरे पाकिस्तान में कहीं भी, तो कहाँ कहाँ सेंटर्स हैं नसीम साहिबा? जी, HIV की अलामात कुछ इस तरह की हैं कि सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि आप जो है वो किसी रिस्की बिहेवियर का शिकार तो नहीं रहे हैं, जिसमें गैर मुहताज जिनसी रवैये हैं। अगर किसी भी वजह से कोई ड्रग अब्यूज़ का शिकार रहा है, किसी ने नीडल शेयरिंग की है, किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई है पास में, तो उनमें उनको ये देखना चाहिए कि उनके अंदर कोई अलामात आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो सबसे पहले, जिस तरह से आपने पहले फरमाया कि HIV की भी डिफरेंट स्टेजेस हो सकती हैं, तो वो कौन-कौन सी हो सकती हैं। सबसे पहली जो स्टेज होती है वो एसिम्प्टोमेटिक स्टेज होती है, जिसमें इंसानी जिस्म में कुछ खास अलामात नहीं होती। इसको क्लिनिकल स्टेज 1 WHO के मुताबिक कहा जाता है। ठीक। और कुछ लिम्फ नोड या ग्लैंड्स गले में एनलार्ज हो सकते हैं, बगलों के नीचे बड़े हो सकते हैं, लेकिन इसमें पेशेंट्स का जो फंक्शनल स्टेटस होता है या रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो काम काज है वो मुतासर नहीं हो रहे होते। तो अक्सर पेशेंट्स को मालूम नहीं होता कि वो HIV का शिकार हैं। जो दूसरी स्टेज होती है उसमें आमतौर पर पेशेंट की बॉडी में जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को जांचने के लिए जो सेल होते हैं, जिनको CD4 सेल कहा जाता है, वो आहिस्ता-आहिस्ता गिरना शुरू हो जाते हैं। और ये वो स्टेज होती है कि जिसके अंदर पेशेंट में कुछ ना कुछ अलामात आना शुरू हो जाती हैं। वो अलामात क्या हो सकती हैं? वो ये है कि पेशेंट का जो है वो अनएक्सप्लेन्ड वज़न में कमी आना शुरू हो जाए। अगर बॉडी में कुछ अनयूजुअल किस्म की अलामात आना शुरू हो जाए, जैसे कि स्किन की डिजीज़ेज़ आना शुरू हो जाएँ, स्किन में खुश्की का आना, डर्माटाइटिस का हो जाना, नाखूनों के अंदर फंगल इन्फेक्शन का होना शुरू हो जाना,
और कमजोरी या नकाहत का महसूस करना, तो ये क्लिनिकल स्टेज 2 के ज़मरे में आता है। लेकिन क्लिनिकल स्टेज 3 वो होती है जिसमें कि बॉडी में जो इन्फेक्शंस हैं वो और ज़्यादा सीरियस और प्रोलॉन्ग किस्म के होने लगते हैं। इसमें पेशेंट का वेट लॉस बहुत ज़्यादा होने लगता है, अनएक्सप्लेन्ड डायरिया जो अगर 1 महीने से ज़्यादा का हो और जिसका कोई ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी उसमें कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो, या अनएक्सप्लेन्ड बुखार किसी को हो रहा हो जिसकी कोई वजह समझ में ना आ रही हो, तो सोच लेना चाहिए कि एचआईवी का टेस्ट करना ज़रूरी है। इसके अलावा ये 2 अलामात के अलावा जो है वो पेशेंट जो है उसको मुख्तलिफ और स्किन की डिज़ीज़ होती हैं जो ज़्यादा सीरियस होती हैं, जैसे शिंगल्स की बीमारी है जिसको हर्पीज़ ज़ोस्टर कहते हैं, वो बॉडी पे अपीयर हो सकती है। इसके अलावा जो है वो पेशेंट को के मुँह में फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, इसी तरह स्किन पे और डिज़ीज़ेज़ हो सकती हैं, टीबी हो सकती है, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता अगर इस चीज़ को अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो पेशेंट क्लिनिकल स्टेज 3 से गुज़रता हुआ क्लिनिकल स्टेज 4 में आ जाता है, जिसको कि हम एड्स की बीमारी कहते हैं। लेकिन आप फरमा रही हैं कि अगर किसी को टीबी है तो उसको भी अपना एड्स का टेस्ट करा लेना चाहिए। बिल्कुल कराना चाहिए, ये हमारी गाइडलाइन का हिस्सा है कि जितने भी लोग हमारे यहाँ टीबी के टेस्ट के लिए पॉजिटिव आते हैं उनका एचआईवी का टेस्ट ज़रूर किया जाता है। इसी तरह जो एचआईवी से मुतासरा लोग होते हैं उनमें टीबी का टेस्ट करना मैंडेटरी है, क्योंकि ये टीबी और एचआईवी की बीमारियों की जो को इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है पाकिस्तान के अंदर, और बल्कि दुनिया में भी टीबी और एचआईवी का जो को इन्फेक्शन है बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो जैसे मैं कह रही थी कि अगर इस बीमारी को अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो आहिस्ता-आहिस्ता ये एड्स की तरफ मुंतकिल हो जाती है, जिसको हम एड्स कहते हैं। इसमें पेशेंट का बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है, जिसको एड्स वेस्टिंग सिंड्रोम कहते हैं, और पेशेंट जो है वो तरह-तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिनको एड्स डिफाइनिंग बीमारियाँ कहते हैं या एड्स डिफाइनिंग डिजीज़ेज़ कहते हैं। वो कौन-सी हो सकती हैं? इसमें ब्रेन में इन्फेक्शंस हो सकते हैं, एचआईवी से रिलेटेड जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के इन्फेक्शन हो सकते हैं, निमोनियाज़ बार-बार होने लगते हैं, एक ख़ास किस्म के जो कैंसर्स हैं वो होने लगते हैं, जैसे नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है, या ख़वातीन में सर्वाइकल कैंसर होने लगता है, कापोसी सार्कोमा बड़ा कॉमन है। एचआईवी के साथ ब्रेन की अदर इन्फेक्शन होने लगते हैं, जैसा कि पेशेंट की याददाश्त पे फ़र्क पड़ने लगता है, जिसको एड्स डिमेंशिया सिंड्रोम कहते हैं। इसके अलावा और बेशुमार ऐसे बीमारियां हैं जो आंखों को मुतासिर कर सकती हैं, जिसमें साइटोमेगालोवायरस का इन्फेक्शन है, जिसमें आमतौर पर मरीज़ ब्लाइंडनेस का भी शिकार हो जाते हैं, उनकी नज़र चली जाती है। तो यानी इस हद तक सीरियस इन्फेक्शन हो जाते हैं कि अगर इस बीमारी को इसी तरह से छोड़ दिया जाए तो इंसान मौत के मुँह में चला जाता है। तो ग्रेजुअली यानी शुरू में अलामात नहीं होती, फिर आहिस्ता-आहिस्ता अलामात की शिद्दत, कोई इनमें से ये जो आपने इतनी सारी अलामात बताई हैं, अगर इनमें से कोई एक भी है तो हमें एहतियातन ये टेस्ट करा लेना चाहिए। और जैसा कि आपने खुद फरमाया कि टेस्ट भी फ्री है पाकिस्तान में और बहुत सारी जगहों पर, और इलाज तो फ्री है ही है पाकिस्तान के अंदर। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में डॉक्टर नसीम अख्तर साहिबा, इस पर एक डिटेल्ड डिस्कशन होनी चाहिए, एक बैठक होनी चाहिए आपके साथ, क्योंकि हुकूमत तो काम कर ही रही है, लेकिन हमें भी एक टीवी चैनल होने के नाते दूसरों तक चूँकि हम इंफॉर्मेशन पहुँचा रहे होते हैं गाँव देहात के अंदर ख़ास तौर पर, तो इस पर हमें आपके साथ एक बैठक करनी है और इस बारे में मज़ीद डिटेल हम किसी रोज़ आपसे ले रहे होंगे। लेकिन आज आपने वक्त निकाला डॉक्टर नसीम अख्तर साहिबा, बहुत शुक्रिया जी। पिम्स में हेड हैं मुतादिद बीमारियों के, और साथ ही साथ HIV को लेकर, एड्स को लेकर जो एक सेक्शन बनाया गया है उसको देख रही होती हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, हमें आगाह कर रही थी एड्स की बीमारी के हवाले से। जी अब आपको पता चल गया है। आप बहुत सारे लोग जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा शख्स है, और उमूमन होता है फैमिलीज़ के अंदर कोई ना कोई ऐसा शख्स जिसको टीबी होती है, तो अगर टीबी का कोई भी मरीज़ आपके इर्द गिर्द फैमिली में कोई मौजूद है या आपके जानने वाला कोई है, तो उसे ज़रूर ये मशवरा दीजिए कि वो एक बार जाकर अपना एड्स का टेस्ट ज़रूर करवा ले। और इस प्लेटफॉर्म से मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि एड्स का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अगर कोई एड्स में मुब्तला है तो उसने कोई किसी गैर मोहतात जिनसी रवैये की वजह से वो इसके अंदर मुब्तला हुआ है। हो सकता है कि उसने किसी से नीडल शेयरिंग की हो, किसी और को जो सिरिंज लगी हो वो सिरिंज उसको डॉक्टर ने लगा दी हो, या कुछ और भी तरीके हैं जिनके साथ ये दूसरे शख्स को फैल रही होती है। तो किसी से नफ़रत नहीं कीजिए, बीमार से तो बिल्कुल नफ़रत नहीं कीजिए, बीमारी से आपको नफ़रत है तो है, लेकिन इनफैक्ट ऐसी बीमारियों से भी नहीं करनी चाहिए। इनको ट्रीट करना चाहिए, इनका इलाज करना चाहिए, और ये इलाज पाकिस्तान में बिल्कुल फ्री है, तो इससे हेजिटेट नहीं करना चाहिए, हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। बीमारियों की बात हो रही है, कुछ तिब के मैदान की बात हो रही है, तो आज हम नाम लेने जा रहे हैं एलॉन मस्क का। अब आप ये सोचेंगे कि इनका नाम तो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से मशहूर है, स्पेस एक्स के हवाले से मशहूर है, टेस्ला के हवाले से मशहूर है, और ख़ास तौर पर आज दिनों ट्विटर के हवाले से ये जाने जाते हैं। लेकिन मुझे आपको ये बताना है कि दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क तिबी मैदान में भी कामयाबी के झंडे गाड़ने की रेस में शामिल हो चुके हैं। नाज़रीन, एलॉन मस्क की जब हम बात कर रहे हैं तो बताना मुझे आज आपको ये है कि ये एक कंपनी न्यूरालिंक इन्होंने ऐलान किया इस कंपनी को बनाने का।
था कि वो जल्द इंसानी दिमाग में वायरलेस चिप नस्ब करने का क्लिनिकल ट्रायल जो है वो शुरू करेगी कंपनी, जो पहले से मौजूद है, लेकिन इस कंपनी ने ये ऐलान अब किया है कि वो ये चिप बनाने जा रही है। कंप्यूटर चिप ये जो बनाई जाएगी ये एक सिक्के की साइज़ की होगी, बहुत छोटी ये चिप होगी, और इसके बारे में कंपनी दावा ये करती दिखाई दे रही है कि इस चिप से माजूर अफराद फिर से हरकत और बात करने के काबिल हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा दावा है जो इस कंपनी की जानिब से किया गया है, लेकिन आज तक एलॉन मस्क जितने बड़े बड़े काम कर चुके हैं, लगता ऐसा है कि उनके इस दावे में भी सच्चाई भरती हुई हमें जल्द दिखाई देगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो यकीन कीजिए कि ये इंसानी दुनिया में, इनफैक्ट तिब की दुनिया में एक बहुत बड़ा इंकलाब होगा। इस टेक्नोलॉजी के तजुर्बात जो हैं वो पहले जानवरों पर किए गए। रवां साल के आगाज़ में हम तक ये खबरें भी आई थीं कि जानवरों के साथ साथ ट्रायल्स के दौरान ये जो जानवर थे जिन पर ये सारी चीज़ें आजमाई जा रही थी, उनके साथ बेरहमाना सलूक किया गया था और कई बंदर जो हैं वो मारे गए थे। इन खबरों ने कंपनी पर कई सवालात उठा दिए थे, लेकिन नाज़रीन अगर ये टेक्नोलॉजी कामयाब हो जाती है तो तिब्बी दुनिया में एक इंकलाब ज़रूर आएगा। इसके साथ साथ माहिरीन को ब्रेन चिप के हवाले से कई खदशात भी हैं। कैसे ये इंसानी सेहत पर असर अंदाज होगी, क्या इंसानी सेहत के तमाम उसूलों को मद्देनज़र रख कर ये बनाई जा रही है, और अगर ये वाक़तन बन जाती है तो फिर कितना फ़ायदा ये दे सकती है इंसानियत को। इन सारी चीज़ों पर हमारे पास एक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने वाली ब्रेन चिप के जल्द क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू करने का ऐलान कर दिया। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क ने कैलिफोर्निया में होने वाली तकरीब में बताया कि उन्हें तवक्को है कि वायरलेस दिमागी चिप का इंसानी क्लिनिकल ट्रायल 6 माह में शुरू हो जाएगा। एक सिक्के के साइज की इस दिमागी चिप से बीनाई को बहाल करने का टारगेट भी रखा गया है। इस डिवाइस का तजुर्बा सबसे पहले 2 अफराद पर करते हुए उनकी बीनाई और मसल्स की हरकत को बहाल किया जाएगा। मस्क ने दावा किया कि पैदाइशी तौर पर नाबीना अफराद की बीनाई भी इस चिप से बहाल हो जाएगी। एलॉन मस्क का कहना है कि इस ब्रेन चिप टेक्नोलॉजी की मदद से किसी भी फर्द में पैदा होने वाले दिमागी और नफ्सियाती बीमारियों का कामयाबी से इलाज किया जा सकेगा। लोग अपनी याददाश्त को महफूज करके जरूरत पड़ने पर इसे दोबारा बहाल कर सकेंगे। इस टेक्नोलॉजी की मदद से तिब्बी माहिरीन किसी भी मरीज को बेहोश किए बगैर बआसानी 1 घंटे से भी कम वक्त में ब्रेन चिप दाखिल करके दिमाग की पेचीदा सर्जरी भी कर सकेंगे। एलॉन मस्क ने सन 2020 में इस ब्रेन चिप की रोनामाई की थी, जिसके बाद इसके तजुर्बात जानवरों पर किए गए। जानवरों पर क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान बंदरों के साथ बेरहमाना सलूक और 2 दर्जन के करीब बंदरों की हलाकत की खबरों ने दुनिया को चौंका दिया था। कंपनी के खिलाफ अदालत में मुकदमा भी दर्ज करवाया गया। न्यूरालिंक ने ट्रायल्स के दौरान 8 बंदरों की हलाकत की तस्दीक जबकि बेईमाना सलूक की तरदीद की थी। ये कंप्यूटर चिप इंसानों पर कैसे असरअंदाज होगी, इस पर कई सवालात उठाए जाते रहे हैं। सबसे पहले तो क्या तमाम हिफ्ज़ान सेहत को अपना कर ये टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है? ये इंसानों में किस तरह और कैसे तब्दीली लाएगी? इंसान इसे कैसे इस्तेमाल कर सकेंगे? क्या एक कंप्यूटर चिप इंसानों को कंट्रोल करने लगेगी? इम्प्लांट्स लंबे अरसे तक कैसे काम करेंगे? माहिरीन एलॉन मस्क की इस टेक्नोलॉजी को इन्हीं वजूहात की बिना पर मुतनाज़ा करार देते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये एक पेचीदा कानूनी, तिब्बी और अखलाकी खतरात से भरा अमल है। इस वक्त तक एलॉन मस्क को इंसानी ट्रायल्स शुरू करने की इजाज़त नहीं मिली। उनकी कंपनी यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की मंजूरी हासिल करने की कोशिश कर रही है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि तमाम मामलात को मद्देनजर रखते हुए फैसला करना होगा, आया ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह इंसानी ट्रायल्स के लिए तैयार है या फिर इसे मजीद वक्त की ज़रूरत है। बिल्कुल जी, एलॉन मस्क हो या उनकी टीम हो, इंसानी ट्रायल्स के लिए एफर्ट्स की जा रही हैं कि इजाज़त ली जा सके। अगर ये इजाज़त मिल जाती है, ट्रायल्स होते हैं, तो ये तिब की दुनिया में यकीनन एक बहुत बड़ा इंकलाब होगा। हम इस पर नज़र रखे हुए हैं, आपको आगाह करते रहेंगे। रिपोर्ट आपने देखी, इसके साथ ही आज के लिए प्रोग्राम में इतना ही। मंडे को मेरी आपकी दोबारा मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।